परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व किस ब्लॉक में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 17/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस और जीके का क्वेश्चन बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो क्वेश्चन है कि कॉर्क के सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो वो कौन सा रसायन है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुबेरीन। क्या हो जाएगा आंसर? सी, सुबेरीन। कोई दिक्कत? सुबेरीन। अब बात करें सुबेरीन जो है तो इसका उदाहरण क्या है कॉर्क का? तो आप जो बोतलों में कॉर्क लगा होता है इसका उत्तम उदाहरण है। और परिपक्व होने पर कॉर्क के सेल मृत हो जाता है। याद रखोगे, जब परिपक्व हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉर्क के सेल मृत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश के मिश्रण से बना है ना? तो किसके मिश्रण से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बेकिंग पाउडर है, खाने वाला सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रहे, खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या थी? तो हो जाएगा NaHCO3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि खाने वाला सोडा का ठीक है तो धोवन सोडा को बताए भाई साहब, तो धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? धोवन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 × 10H2O। अगर आपसे जिप्सम का, चूँकि जिप्सम के बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र जिप्सम के बारे में भी जान लीजिए। तो जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O। और क्या? जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पॉप की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर आधा जल हो जाएगा, हाफ H2O। ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है। और बात करेंगे, आपसे विरंजक चूर्ण का भी पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOClCl। तो ये भी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। और भी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछा जाता है। कैसे रहेगा? CaOCl2। तो दोनों क्या है? विरंजक चूर्ण ही है, ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला। एक और जान ले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चूना पत्थर के बारे में और भकरा चूना के बारे में। तो चूना पत्थर की बात करें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? चूना पत्थर और संगमरमर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। चौक का भी फॉर्मूला यही होता है, तीनों का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या होता है? चूना पत्थर, संगमरमर और चौक का होता है। वहीं आपसे पूछेगा कि भकरा चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी बूझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। कोई दिक्कत? आपसे ये इप्सम लवण का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अन्य भी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो अलग से वीडियो हमने बना चुके हैं, अब जाके वीडियो देख सकते हैं। केमिस्ट्री फार्मूला,
ठीक है। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय क्या है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्यय के बारे में समझोगे, किसका, तो कीटोन का। तो बात करें भाई कीटोन का जो प्रत्यय होता है, यानी कीटोन का जो लास्ट में लगने वाला है प्रत्यय होता है, तो उसका क्या लगता है, ऑन लगता है। क्या लगता है, ऑन। कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑन, कीटोन के लिए। कोई दिक्कत, लेकिन कीटोन का क्रियाशील मूलक तो पूछ सकता है, तो इसका होता है CO। क्या होता है, CO। वहीं आपसे ओइक अम्ल पूछ सकता है। ओइक जो है किसका प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल का। अगर अम्ल का पूछ देता तो क्या होता, ओइक। क्या लिखते हैं, ओइक लिखते हैं। जिस तरह लिखा है कीटोन का प्रत्यय क्या होगा, तो ऑन हुआ, उसी तरह अम्ल का प्रत्यय ओइक होता है। क्या होता है, ओइक। तो अम्ल का फार्मूला भी पूछ सकता है, इसका रासायनिक क्रियाशील मूलक भी पूछ सकता है। तो इसका क्रियाशील मूलक होता है COOH। कोई दिक्कत। और एल्डिहाइड का भी पूछ सकता है, अल्कोहल का भी। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर एल्डिहाइड रहता है तो इसका प्रत्यय अल होता है। क्या होता है, अल होता, लास्ट में अल लिखते हैं। और एल्डिहाइड का CHO इसका क्रियाशील मूलक है। कई बार पूछा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो CHO। ठीक है, लिख देते एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कोई दिक्कत। बात करें हम लोग अल्कोहल का, तो अल्कोहल क्या होता है, OH होता है। जैसे अल लिखे तो अल्कोहल में क्या होता है, ऑल लिखा था, बस यही। प्रत्यय क्या होता है, ऑल होता है अल्कोहल का। और अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है, और इसका नाम क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल, कोई दिक्कत, अल्कोहल याद रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्रियाशील मूलक और इसका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति वंश का संस्थापक कौन थे। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक है। विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहे वाकाटक। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति हो जाएगा। वहीं बात करेंगे कि काकतीय वंश का संस्थापक क्या है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में काकतीय वंश लिखा है, तो काकतीय वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा, काकतीय वंश का संस्थापक क्या होगा, तो इसका है बीटा प्रथम। क्या है, बीटा प्रथम। वही बात करेंगे काकतीय वंश की बाद कि चोल, ऑप्शन नंबर बी में है चोल। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा क्या, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। क्या है, विजयालय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौसैनिक के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था, तो वो है चोल वंश। ठीक है, एक और ऑप्शन में दिया हुआ है पांडव वंश। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पांडव वंश का संस्थापक कौन है। पांडव वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेडियार। क्या हो जाएगा, नेडियार। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से है, कह रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर कैसा बल लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पता होगा कि ये क्या है, एक परमाणु का नाभिक है। क्या है, नाभिक। और नाभिक क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए हमने प्लस का सिंबल दे दिया। और नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी
होता है, इसलिए यह कैसा बल लगाएगा, नाभिकीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय बल। और प्लस होने का रीज़न क्या है, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है, कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है। अब बताओ ये किस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर प्लस चार्ज, तो क्या होगा, नाभिक प्लस ही होगा। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, आपको पता होगा द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन भी जोड़ दो और प्रोटॉन भी जोड़ दो, यही क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। कोई भी तत्व को कैसे लिखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर यहाँ पर 11 और यहाँ 23, इसका मतलब है क्या, ये परमाणु संख्या, इसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। जबकि ये जो ऊपर होता है ये द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अगर प्रोटॉन घटा दे तो सिर्फ क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो इसलिए इन दोनों में 11 में 23 घटेगा, कितना बचेगा, 12 बचा, 12 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर पूछता कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो हम लोग बोल सकते थे 12। आए समझ में, क्या बोलता, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर मुड़ जाता है। आप लोग को पता होगा कोई भी पेड़ पौधा का जो तना होता है वह हमेशा सूरज की रोशनी की ओर मुड़ता है। तो यह किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर, यानी क्या, ऑक्सिन, ऑक्सिन। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि ऑक्सिन का खोज कब किया गया। तो हम बोलेंगे ऑक्सिन का खोज 1880 में। अरे भाई 1880 में खोज हुआ ऑक्सिन का, तो किसने खोजा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन का खोज करने वाला डार्विन। कौन है, डार्विन ऑक्सिन का खोज किया था, कब, 1880 ईस्वी में। इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह पौधे के तना को सूर्य की रोशनी की ओर आकर्षित करता है और यह खरपतवार को भी नष्ट करता है। एक और ऑप्शन इसमें सी नंबर ऑप्शन जिब्रेलिन लिखा हुआ है। सी नंबर में क्या है, जिब्रेलिन की बात करेंगे, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की बात अगर हम करें तो जिब्रेलिन जो है यह क्या करता है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या कि ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बौने पौधे को कौन लंबा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। बौने पौधे को लंबा कौन करता है, जिब्रेलिन। अगर बात करें कि जिब्रेलिन का खोज कब हुआ, तो इसका खोज 1926 में किसके द्वारा खोजा गया, तो भाई इसका खोज कुरुसोवा के द्वारा खोजा गया। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर इधर तो नहीं है, देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, समझोगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, शक्ति। सिंपल है, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर मतलब समय को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो और भी इससे अगर डील करें तो क्या पता चलेगा कि कार्य शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर ये सेकंड इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। तो हम बोल सकते हैं 1 वाट 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 जूल। और यह एग्जाम में पूछा गया है, 1 वाट 1 सेकंड बराबर कितना, 1 जूल। और वही बात करेंगे कि 1 किलोवाट, सिर्फ वाट नहीं किलोवाट, और ये सेकंड नहीं घंटा बराबर कितना, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, क्या चीज़, 6.3 गुना 10⁻6 जूल। कोई दिक्कत, यानी 3.6 गुना 10⁻6 आंसर होगा। ठीक है ना, जूल।
3.6 गुना 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है। तो इसमें जब पहाड़ से गिरते हैं कोई भी पिंड तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। अगर बात करें ये पहाड़ है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम। लेकिन गिरते समय क्या होता है, गिरते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा घटता चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। कहाँ पर, जब गिर रहा है तब। कोई दिक्कत, गिरते समय क्या होता है, दोनों होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है सूत्र mgh। m यहाँ पर द्रव्यमान है, h गुरुत्वीय त्वरण है, h की बात करेंगे h हाइट है। वही काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इस गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। m यहाँ पर मास है और v यहाँ पर वेग है। कोई दिक्कत। तो कह रहा 42 नंबर की कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल द्वारा लगाए गए बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा ताकि कार्य शून्य हो जाए। तो बहुत आसान है, इसको भी समझिए। हमको क्या करना है, कार्य शून्य करना है। तो कार्य शून्य, हम सबसे पहली बात है कार्य का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, Fs cos थीटा। Fs cos थीटा। अब बताओ कि थीटा की जगह क्या रखें जो कि ये cos 0 हो जाए। बोलेंगे भाई साहब अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तो cos 0 हो जाएगा, और जब cos 0 हो जाएगा तो पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। ये क्या हुआ, कार्य 0 हो गया, W 0 हो गया। लेकिन कार्य अधिकतम कब होगा, तो कार्य अधिकतम जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तभी कार्य अधिकतम होगा, यानी W बराबर Fs बचेगा। चूँकि cos 0 का मान 1 होता है, 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और वही बात करेंगे कि न्यूनतम किस कंडीशन में होता है, तो जब थीटा 180 डिग्री का होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में कार्य -Fs होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से है, और पीरियोडिक टेबल को हमने बहुत आसान तरीक़ा से पढ़ाए हैं, बताए हैं और अलग अलग पार्ट में बनाए हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट का एक वीडियो अलग से बना दिए, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी दिया है। परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व किस ब्लॉक, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट देखे होंगे, तत्वों का स्थिति, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटता, गारंटी है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 57 वाला तत्व, कौन सा, 57 तत्व। तो देखिए 57 कैसे करते हैं। एलिमेंट 57 के लिए हमने बताया था आपको एक मैजिक नंबर। क्या मैजिक नंबर था, 2 8 8 18 18, इस तरह हमने तोड़ा था। इसी को 57 वाले एलिमेंट को भी आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, 2 8 8 18, कितना 36 हुआ, 18 कितना हुआ, 36 18 54, और यहाँ पर 57 है, लास्ट में 3 आया। तो ये जो 3 दिख रहा है ये वर्ग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यह किस वर्ग में है, तो बोलेंगे तीसरे वर्ग में। एक बात बताओ कि वर्ग तीसरा किस ब्लॉक में है, तो आप बोल दीजिएगा डी ब्लॉक में है, क्योंकि आपको हमने बताया बढ़िया से। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 2 जो होता है इस ब्लॉक, और 3 से लेके 12 तक जो होता है डी ब्लॉक है। तो ये 3 तो है, डी ब्लॉक आ गया। अगर आपसे आवर्ती पूछता तो कौन सा आवर्ती में होता, तो ये भी आप बता सकते थे। किस आवर्ती में है, तो गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6, तो छठी आवर्ती में, यानी 57 वाले तत्व किस में होगा,
छठी आवर्त में। अच्छा बताओ, ये 12 से तो फिर 13 से लेके 18 तक, चूँकि 18 वर्ग होता है, 18 समूह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो बताओ ये 18 तो हो चुका है, तो एफ ब्लॉक कहाँ होगा? तो एफ ब्लॉक आपको पता होगा एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो होता है नीचे की ओर रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक। ये लेंथेनाइड जो होता है 58 से लेके 71 तक, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि लेंथेनाइड में कहाँ से कहाँ तक तत्व होता है, एक्टिनाइड में कहाँ से कहाँ तक तत्व होता है। तो एक्टिनाइड में 190 से 103 और लेंथेनाइड में 58 से 71 तक। कोई दिक्कत? ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा। तो ऑप्शन दिखने के साथ पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी फ्रांसियम का सबसे बड़ा और हीलियम का सबसे छोटा। और इसको हम बहुत आसान तरीक़ा से और बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाए थे कि फ्रांसियम का परमाणु त्रिज्या क्यों बड़ा होता है और हीलियम का क्यों छोटा होता है। आपको हमने बताया था कि वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ता है, और आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों घटता है। बताओ, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रांसियम क्या होता है? पहले समूह के लास्ट वाला तत्व यहाँ पर है फ्रांसियम। तो बताओ भाई, तो यहाँ पर तो क्या होगा? फ्रांसियम का तो बहुत बड़ा त्रिज्या होगा, और वो भी क्या, बाएं साइड है ना। और हीलियम की बात करेंगे, ये तो ऊपर ही है और ये दाईं साइड है। तो हीलियम क्या हो जाएगा? हीलियम का परमाणु जो होगा सबसे छोटा और फ्रांसियम का सबसे बड़ा। और इसको समझने के लिए आप पीरियोडिक टेबल ज़रूर देखें। पीरियोडिक टेबल को हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आप जाके ज़रूर देखें। आपको फिर पीरियोडिक टेबल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।